यार कभी सोचा है कि वो गली का सबसे बढ़िया समोसे वाला जब अपनी दुकान खोलता है तो 6 महीने में क्यों बंद हो जाती है? मतलब उसके हाथ में जादू था पर बिजनेस नहीं चला। ये कहानी तो हर दूसरे नुक्कड़ की है और यही तो सबसे बड़ा धोखा है। जैसे हम सब सच मानकर चलते हैं। हाँ। हम सोचते हैं कि अगर कोई अपने काम में माहिर है, चाहे वो कमाल का कोडर हो, शानदार शेफ हो या कोई लाजवाब डिजाइनर, तो उसका बिजनेस भी रॉकेट की तरह चलेगा। पर असल में ज्यादातर मामलों में वो रॉकेट उड़ने से पहले ही फुस हो जाता है। एग्जैक्टली। आज हम इसी धोखे, इसी मिथ की चीर-फाड़ करने वाले हैं। हमारे हाथ लगी है माइकल गर्बर की एक जबरदस्त किताब, द ई मिथ रिविजिटेड। ये किताब उन लाखों छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए लिखी गई है जो अपने ही सपनों के बोझ तले दब जाते हैं। और आज हम इसके सबसे जरूरी फंडों को किसी बिजनेस लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि दोस्तों की गपशप की तरह समझेंगे। हाँ बिल्कुल, एकदम देसी उदाहरणों के साथ कि आखिर वो जादूगर समोसे वाला फेल क्यों हुआ और उसे क्या करना चाहिए था। तो फिर शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत ही एक बहुत तीखी बात से होती है, द फेटल अजम्पशन, यानी जानलेवा गलतफहमी। हाँ, मुझे ये नाम ही बड़ा ड्रामेटिक लगा। क्या है ये? ये वही गलतफहमी है जो उस समोसे वाले ने की। ये सोचना कि अगर मुझे समोसे बनाने आते हैं तो मुझे समोसे का बिजनेस चलाना भी आता है। अच्छा। गड़बड़ कहते हैं कि ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। समोसे बनाना एक टेक्निकल स्किल है और बिजनेस चलाना एक एक पूरी तरह से अलग कला है। मतलब एक अच्छा कारीगर होना और एक अच्छा बिजनेस मालिक होना, ये दो पूरी तरह से अलग काबिलियत है। हाँ, और लोग हमेशा इन्हें एक ही समझ लेते हैं। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। कैसे? क्योंकि जब वो शानदार केक बनाने वाला अपनी बेकरी खोलता है तो उसे लगता है कि वो दिन भर अपनी पसंद का काम करेगा। अच्छा। पर कुछ ही हफ्तों में उसे जीएसटी फाइलिंग, स्टाफ की लड़ाइयाँ, मार्केटिंग, दुकान का किराया, ओहो। इन सब से जूझना पड़ता है। और उसका पैशन यानी केक बनाना कहीं पीछे छूट जाता है। वो सुबह का मालिक रात तक नौकर बन जाता है। और अब वो अपनी ही दुकान का गुलाम है। वो बॉस को हटाने के लिए बिजनेस शुरू करता है और आखिर में उसका बिजनेस ही उसका सबसे बड़ा और सबसे खराब बॉस बन जाता है। बिल्कुल। ये सुनकर मुझे लग रहा है कि दिक्कत शायद काम में नहीं, बल्कि काम करने वाले की सोच में है। किताब क्या इस बारे में कुछ कहती है कि एक बिजनेस ओनर के अंदर किस तरह की सोच चलती है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। गर्बर कहते हैं कि हर बिजनेस चलाने वाले के अंदर एक ही समय में 3 अलग-अलग किरदार होते हैं। अच्छा। और इन तीनों में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। पहला है द टेक्नीशियन, यानी कारीगर। इसे बस काम करना पसंद है, अपने हाथ गंदे करना पसंद है। ये डूअर है। जैसे हमारा समोसे वाला या वो कोडर जिसे सिर्फ कोड लिखने में मजा आता है। एग्जैक्टली। दूसरा है द मैनेजर, यानी व्यवस्थापक। इसे हर चीज व्यवस्थित चाहिए प्लान के हिसाब से, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और तीसरा है द एंटरप्रेन्योर, यानी उद्यमी, जो सपने देखता है। बिल्कुल, जो विजन बनाता है। ये आज के बारे में नहीं, बल्कि 5 साल बाद बिजनेस कहाँ होगा, इस बारे में सोचता है। टेक्नीशियन, मैनेजर, एंटरप्रेन्योर, ये तीनों हर किसी में होते हैं। हाँ, पर दिक्कत उनके अनुपात में है। गड़बड़ कहते हैं कि ज्यादातर छोटे बिजनेस मालिकों में 70% टेक्नीशियन होता है। ओह, 70%। हाँ, 70% टेक्नीशियन, 20% मैनेजर और सिर्फ 10% एंटरप्रेन्योर। वो करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। मतलब टेक्नीशियन हमेशा हावी रहता है। हमेशा। इसे एक भारतीय शादी की प्लानिंग से समझ सकते हैं। हाँ। टेक्नीशियन वो है जो भाग भाग कर सारे काम कर रहा है, हलवाई से बात करना, टेंट वाले को पैसे देना। सही। मैनेजर वो है जो बजट बना रहा है, मेहमानों की लिस्ट बना रहा है और देख रहा है कि सब कुछ टाइम पर हो। और एंटरप्रेन्योर वो है जो सोच रहा है कि संगीत की थीम बॉलीवुड रेट्रो होगी और दूल्हे की एंट्री घोड़े पर नहीं, विंटेज कार में होगी। हाँ, क्या बढ़िया उदाहरण है। और जब टेक्नीशियन हावी हो जाता है तो शादी बस निपट जाती है, यादगार नहीं बन पाती। सही बात है। वो विजन के बारे में सोचने के बजाय सिर्फ आज की भाग दौड़ में लगा रहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आज के हसल कल्चर में जो फाउंडर 18 घंटे काम करने को ग्लोरीफाई करते हैं, वो असल में टेक्नीशियन मोड में फंसे हुए हैं? बिल्कुल, वो एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं पा रहे हैं। वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि आज तो इसी हसल को बैज ऑफ ऑनर की तरह पहना जाता है। किताब में सारा की एक कहानी है जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। सारा बहुत अच्छी पाई बनाती थी। पाई? मतलब वो बेक डिश? हाँ, तो दोस्तों और परिवार ने कहा तुम दुकान क्यों नहीं खोल लेती। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक प्यारी सी दुकान खोली। और शुरू में तो उसे बहुत मजा आया होगा, वो अपने पैशन को जी रही थी। बिल्कुल, पर जल्द ही रोज सुबह 3 बजे उठने लगी और रात 10 बजे तक काम करती। अरे बाप रे।
पाए बनाने से लेकर सफाई, बिलिंग, सामान लाना, सब कुछ अकेले। नतीजा, थक गई होगी बेचारी। जिसे पाए बनाना सबसे ज्यादा पसंद था, उसे पाए की शक्ल से भी नफरत हो गई। उसका सपना एक बोझ बन गया था। वो पहले उत्साह से भरी थी, फिर डरने लगी, फिर थक गई और आखिर में निराश हो गई। मुझे याद है जब मैंने अपनी कंसल्टिंग शुरू की थी, मैं क्लाइंट मीटिंग से ज्यादा कोड लिखने में खुश रहता था। अच्छा? हाँ, मैं क्लाइंट्स को बड़ा विजन बेचने के बजाय ये बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड था कि मैंने कोड कितना ऑप्टिमाइज किया है। मतलब आप भी टेक्नीशियन मोड में थे? मैं असल में एक फ्रीलांस टेक्नीशियन था, एंटरप्रेन्योर नहीं। मुझे ये समझने में 2 साल लग गए कि लोग मेरा कोड नहीं बल्कि मेरे कोड से मिलने वाला नतीजा खरीद रहे हैं। यार, सारा की कहानी है और आपकी बात सुनकर तो किसी का भी सपना टूट जाए। वो इस जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। गर्बर की किताब में क्या कोई रास्ता बताया गया इससे बाहर निकलने का? हाँ, और रास्ता सोच बदलने में है, काम बदलने में नहीं। गड़बड़ का सबसे बड़ा मंत्र है अपने बिजनेस में एक कर्मचारी की तरह काम करने के बजाय अपने बिजनेस पर एक मालिक की तरह काम करो। वर्क ऑन योर बिजनेस, नॉट इन इट। एग्जैक्टली। एक मिनट, बिजनेस में काम करना और बिजनेस पर काम करना, इसमें फर्क क्या है? बिजनेस में काम करना मतलब वो सारे काम करना जो बिजनेस को आज जिंदा रखते हैं। पाए बनाना, बिल काटना, सफाई करना, ये टेक्नीशियन का काम है। बिजनेस पर काम करना मतलब ऐसे सिस्टम्स और प्रोसेस बनाना कि बिजनेस तुम्हारे बिना भी चल सके। ये एंटरप्रेन्योर का काम है। अच्छा। तुम्हारा काम सिर्फ पाए बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा पाए बनाने का सिस्टम बनाना है जो बिना तुम्हारे भी वैसी ही शानदार पाए बना सके। ओके, मतलब अपने बिजनेस को ही एक प्रोडक्ट की तरह देखो, उसे ऐसा बनाओ कि वो खुद ब खुद चले, तुम्हारी मौजूदगी जरूरी न हो, तुम्हें छुट्टी पर जाने से डर ना लगे। बिल्कुल, आप बिजनेस के कारीगर नहीं, बिजनेस के आर्किटेक्ट बन जाते हैं। आप एक मशीन बना रहे हैं जो आपके लिए काम करेगी, ना कि एक ऐसी नौकरी जिसमें आप खुद मशीन बन गए हैं। गर्बर इसे फ्रेंचाइज प्रोटोटाइप कहते हैं। वो मैकडॉनल्ड्स का उदाहरण देते हैं। हाँ। मैकडॉनल्ड्स का असली प्रोडक्ट बर्गर नहीं, बल्कि वो बिजनेस सिस्टम है जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी 16 साल के लड़के से भी एक जैसा बर्गर बनवा सकता है। भारत में इसका सबसे अच्छा उदाहरण हल्दीराम या सरवना भवन है। हाँ। आप दिल्ली में छोले भटूरे खाएं या चेन्नई में, स्वाद लगभग एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम मजबूत है। हाँ, सिस्टम मजबूत है, लोग नहीं। उन्होंने हर चीज का प्रोसेस बना रखा है, मसाला कितना पड़ेगा, कितनी देर पकाना है, प्लेट कैसे लगानी है, सब कुछ। तो बिजनेस पीपल डिपेंडेंट नहीं, सिस्टम डिपेंडेंट है। बिल्कुल। तो फंडा ये है कि अपने बिजनेस को पहले दिन से ऐसे बनाओ जैसे कल को इसकी 5000 फ्रेंचाइजी खोलनी है, भले ही आपको एक भी नहीं खोलनी हो। हाँ, इससे आप हर चीज को सिस्टम में ढालना शुरू कर देंगे। लेकिन यहीं पर मेरे दिमाग में घंटी बज रही है। कैसी घंटी? देखिए, गर्बर अपनी किताब में कहते हैं कि ऐसा सिस्टम बनाओ जिसे कम से कम स्किल वाले लोग भी चला सकें। मतलब साधारण लोग भी असाधारण नतीजे दे पाएं। एक तरह से सिस्टम को इडियट प्रूफ बना दो। हाँ, ये कहते हैं वो। ये बात मैकडॉनल्ड्स के लिए तो ठीक लगती है, पर क्या आज के जमाने में ये हर बिजनेस के लिए सही है? आपने एक बहुत जरूरी बहस छेड़ दी है। ये किताब 80 के दशक में लिखी गई थी, जब बिजनेस का मतलब ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस होता था। अच्छा। उस दौर के हिसाब से ये लॉजिक एकदम सही था कि अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा स्किल्ड या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों पर निर्भर करेगा तो आप हमेशा उन पर अटके रहेंगे। वो छोड़ के चले गए तो आपका बिजनेस बंद। राइट। लेकिन आज तो इंटरनेट का जमाना है। आज बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्रिएटिव लोग चाहिए, लिंचपिन्स, जैसा कि सेथ गोर्डन कहते हैं। वो लोग जो सिर्फ ऑर्डर फॉलो ना करें बल्कि सोचें और सुधार करें। क्या आज की ज़ोमैटो या स्विगी जैसी कंपनियां सिर्फ सिस्टम के भरोसे चल सकती हैं बिना टॉप क्लास टैलेंट के? नहीं चल सकती। यहीं पर गड़बड़ का मॉडल थोड़ा पुराना लगने लगता है। आज के स्टार्टअप्स ड्रोन नहीं, इनोवेटर खोजते हैं। सही। तो शायद इसका जवाब बिजनेस के नेचर पर निर्भर करता है। अगर आपका काम दोहराव वाला है, जैसे फास्ट फूड चेन, तो गड़बड़ का मॉडल आज भी सोने जैसा है। हर बर्गर एक जैसा बनना चाहिए, उसमें इनोवेशन की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर आप एक टेक कंपनी या डिजाइन एजेंसी चला रहे हैं तो आपको स्मार्ट और क्रिएटिव लोगों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। आप नहीं चाहेंगे कि आपका कोडर बस एक ही तरह का कोड बार बार लिखें। आप चाहेंगे कि वो सोचे, नयापन लाए, बेहतर तरीके खोजें। तो यहाँ गड़बड़ का साधारण लोग वाला फंडा शायद काम करने के बजाय नुकसान कर देगा। सही कहा। अगर आप गूगल या किसी एआई कंपनी में गड़बड़ का मॉडल लगाएंगे और कहेंगे हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जिसे कोई भी चला ले, तो आपके सबसे अच्छे लोग अगले दिन ही नौकरी छोड़ देंगे। हाँ। उन्हें चैलेंज चाहिए, उन्हें अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करने की आज़ादी चाहिए। तो फिर इसका हल क्या है? क्या सिस्टम और टैलेंट एक दूसरे के दुश्मन है
या साथ में काम कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आज के दौर में एक हाइब्रिड मॉडल की जरूरत है। एक मजबूत ढांचा, एक मजबूत सिस्टम, जिसके अंदर स्मार्ट लोगों को इनोवेशन करने की आजादी हो। सिस्टम इसलिए ताकि रोजमर्रा के काम बिना किसी रुकावट के चलते रहें, और आजादी इसलिए ताकि बिजनेस आगे बढ़ सके। अच्छा। सिस्टम आपको अराजकता से बचाता है और टैलेंट आपको बेकार होने से बचाता है। मतलब सिस्टम एक हाईवे की तरह है जो एक दिशा देता है, पर उस हाईवे पर गाड़ी कैसे चलानी है, कितनी तेज चलानी है, कौन सा गाना सुनना है, ये आजादी टैलेंटेड ड्राइवर के पास होनी चाहिए। वाह, इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। सिस्टम कैसे, हाउ के कुछ नियम तय करता है, पर क्या, व्हाट और क्यों को एक्सप्लोर करने की जगह छोड़ता है। तो कुल मिलाकर द ई मिथ का सार ये है कि अपने बिजनेस में एक कारीगर की तरह सोचना बंद करो, एक टेक्नीशियन की तरह। हाँ, और एक आर्किटेक्ट, एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना शुरू करो। अपने हाथों से ईंटें लगाना बंद करो और बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाने पर ध्यान दो। अपने काम से प्यार करना अच्छी बात है, पर अपने बिजनेस को उस काम का गुलाम मत बनने दो। सही बात है। उसे एक ऐसी मशीन बनाओ जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करे, ना कि आपकी जिंदगी को ही खा जाए। ई मिथ का ई एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, ना कि एवरीथिंग डन बाय मी के लिए। क्या बात है। और सुनने वालों के लिए आज का सवाल, अगर आपको अपने बिजनेस को या अपनी मौजूदा नौकरी की भूमिका को इस तरह से डिजाइन करना पड़े कि वो आपके बिना 3 महीने तक एकदम सही चले, तो सबसे पहला सिस्टम या प्रोसेस आप क्या बनाएंगी? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब आपको बताएगा कि आप असल में अपना सबसे ज्यादा समय कहाँ लगा रहे हैं और कहाँ लगाना चाहिए।